आप देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम हिंदुस्तान के लिए बेहद जाना पहचाना नाम है। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, बयान देने के लिए सबसे पहले ओवैसी साहब सामने आ जाते हैं, जो खुद को मोदी से टक्कर लेने वाला सिपाही भी कहते हैं और मुसलमानों का मसीहा भी कहते हैं। लेकिन ताजा खबर यह है कि जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी और मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, आज उन पर खुद भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पूरी कहानी। ये संगी नहीं पढ़ते, काली मुगल मुगल मुगल। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करें। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और हमले से। सुन रहे हैं ना, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की हुंकार, जो डंके की चोट पर दावा करते हैं कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी मोदी से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। उनके इसी अंदाज पर भीड़ तालियां पीटती है। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम अमल में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद से लेकर लातूर तक ओवैसी की ऐसी ललकार को देखने के लिए जनसैलाब जमा हो जाता है। भारत को बचाना चाहेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। हम RSS के श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप DNA कराए थे क्या? ओवैसी देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को। तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर, क्योंकि वो टेनी उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। लेकिन तमाम राजनीतिक हमलों के बीच ओवैसी ये बताना बिल्कुल नहीं भूलते कि वो मुसलमानों के मसीहा बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा चुके हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए, किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। ओवैसी मोहब्बत के पैगाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत का जिक्र जरूर होता है और उस नफरत का जवाब देने के लिए वो उकसाने वाले भाषणों का सहारा लेते हैं। हमको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। हमको मंत्री बनने का कभी शौक था ना है ना कभी रहेगा। हमारी जिंदगी का मकसद ये कि जो हमको वोट डालता है, धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल
ठीक सुना आपने। जनता के सामने वो खुद ये कबूल कर रहे हैं कि वो भड़काऊ यानी भावना को भड़काने वाले भाषण देते हैं। धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे, याद रखो हमारी इस बात। और यही भड़काऊ भाषण देना उनके गले की फांस बन गया है। ओवैसी सुर्खियों में है क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिनके नाम एफआईआर में शामिल है उनमें नवीन जिंदल, नुपुर शर्मा, स्वामी यति नरसिंहानंद और ओवैसी के नाम भी शामिल हैं। ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक फोरम के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे जिसमें लग रहा था कि इससे रिलीजियस हेट्रेडनेस और एक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो उसको देखते हुए ये एफआईआर रजिस्टर की गई हैं। नुपुर शर्मा है उनका है, नवीन जिंदल है उनका है, और बहुत सारे अन्य लोग हैं जो आप सब जानते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वेनम स्प्यू कर रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ किया गया है। अपने खिलाफ एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने पूछा है कि मुझे बताया जाए कि मेरा अपराध क्या है। ओवैसी ने एफआईआर की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे एफआईआर कॉपी का एक अहम हिस्सा मिला है। मैंने पहली बार इस तरह की एफआईआर देखी है जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपराध क्या है। हम इससे डरेंगे नहीं। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। ट्वीट के जरिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए ओवैसी ने कहा है कि अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं हो सकती। दरअसल ओवैसी अपने उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए वो लगातार बीजेपी पर हमले करते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। 27 मई को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से नुपुर के बयान पर बवाल मचा था। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ 30 मई को ठाणे के मुंब्रा में केस दर्ज हुआ। 3 जून को बयान को लेकर कानपुर में नमाज के बाद हिंसा हुई। 4 और 5 जून को कतर और ईरान जैसे कई मुल्कों ने नुपुर के बयान पर ऐतराज जताया और 5 जून को बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया। हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है। लेकिन बवाल थमा नहीं। तमाम मुस्लिम संगठन समेत ओवैसी नुपुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी पर हमले करते रहे। नुपुर पर तो एफआईआर 30 मई को ही हो चुकी थी, लेकिन लगातार भड़काऊ भाषण देने को लेकर अब ओवैसी भी कानूनी शिकंजे में आ चुके हैं। ओवैसी वो चेहरा है जो कभी सुर्खियों से दूर नहीं होते। जो चेहरे सुर्खियों से दूर नहीं होते उनकी कहानी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! मुगल 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 मुगल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। 53 साल के असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख हैं, जो करीब 95 साल पुराना संगठन है। इस संगठन की शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के तौर पर हुई थी।
लेकिन अब ये संगठन हैदराबाद की राजनीतिक ताकत का अटूट हिस्सा बन चुका है। तलवारों की खनक की आवाज पर नाचेंगे। पिछले कुछ सालों में ओवैसी और उनकी पार्टी हैदराबाद की हदों को लांघकर देश के कोने कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है और सबसे ताज़ा मौजूदगी यूपी चुनाव के दौरान देखी गई थी। बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवा निकाल लूंगा। बाबा तुम कौन सी हवा निकालते हमको नहीं मालूम, मगर ये जो हवा यहां से निकलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, पूरे भारत में जाएगी और सुबह कयामत तक ये हवा रहेगी। रहेगी ना? ये हवा रहेगी ना? ये हवा रहेगी ना? बस बाबा आप निकालो हवा। ओवैसी बिहार से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक मुसलमानों को बराबरी का हक दिलाने की आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। ओवैसी की हर तकरीर में पूरी तवज्जो के साथ इस बात को जगह दी जाती है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारों तक को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन उनके अपने हैदराबाद में, जहां वो और उनकी पार्टी बेहद ताकतवर है, वहां मुसलमानों के हालात कैसे हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। 1994 में ओवैसी पहली बार विधायक बने थे। 1994 से लेकर 2003 तक वो विधायक रहे और 2004 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से हैदराबाद सीट से लोकसभा के सांसद हैं। यानी 20 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी का कब्जा है। लेकिन अलग अलग संस्थाओं के हैदराबाद की मुस्लिम आबादी पर किए गए सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2020 तक हैदराबाद शहर में 63% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। ज्यादातर लोग सरकारी मदद और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। 20% मुस्लिम आबादी निम्न आय वर्ग में आती है। वो सालाना 1 से 2 लाख रुपए में गुजारा कर रही है, यानी महीने का 8 से 15,000 रुपया। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर हिजाब तक अगर कोई मुद्दा देश में खड़ा हो जाए तो ओवैसी की आवाज सबसे पहले फिजाओं में गूंजने लगती है। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए, आप बताइए। अब क्या ये गलत हो रहा है सर? ओवैसी की पहचान बेहद पढ़े लिखे सांसद के तौर पर होती है। ओवैसी के पास LLB की डिग्री है और ये डिग्री उन्होंने लंदन से ली है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। आगे तो ओवैसी आए हैं और राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से आए हैं। 2004 में जब ओवैसी पहली बार सांसद बने तो उनके पास 39 लाख रुपए की संपत्ति थी। 2009 में दूसरी बार सांसद बने तो संपत्ति 138% बढ़कर 93 लाख हुई। 2014 में तीसरी बार चुने गए, उस वक्त संपत्ति 330% उछाल के साथ 4 करोड़ हो गई। और 2019 में जब चौथी बार सांसद बने तो ओवैसी की दौलत 4 गुना बढ़ी और 325% बढ़ोतरी के साथ 17 करोड़ रुपए हो गई। असदुद्दीन ओवैसी पर एक आरोप और लगता है और वो आरोप है उनके दोहरे मापदंड का।
आरोप ये लगता है कि ओवैसी नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ तो कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो सिर्फ भड़काऊ भाषणों की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। मैं ओवैसी साहब से यह पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर, अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये कोई पहला मामला दर्ज नहीं हुआ है। कानून का दायरा तोड़ने को लेकर उन पर कई मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन चर्चा फिलहाल ताजा एफआईआर वाली फांस की है, जो उनके भड़काऊ भाषण देने को लेकर दर्ज हुई है। ओवैसी अपने बयानों से एफआईआर के फेर में फंस चुके हैं और अब ओवैसी की पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आज एआईएमआईएम के दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में 33 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।